इसी तरह होम स्कूलिंग में भी एक माँ के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है, और जब माँ की बात होती है तो माँ और बाप, मैं तो पेरेंट्स का दोनों का ही कहती हूँ कि दोनों की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अक्सर होता ही है कि या तो पेरेंट्स में से एक पेरेंट चाह रहा होता है कि होम स्कूलिंग हो और वो उसको ज़्यादा इनिशिएट भी कर रहा होता है, ज़्यादा वो चाह भी रहा होता है, तो जब आपने इसको बाय चॉइस ले लिया तो फिर जिम्मेदारी भी आपने उसकी ओन करनी है। तो अब एक माँ जो है जो पहला कदम रख रही है वो कैसे डिसाइड करेगी, यानी कोई पैरामीटर्स तो उसके पास हों कि अगर मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करूँ या इस ग्रुप को ज्वाइन करूँ या इन लोगों के साथ उठूँ बैठूँ, तो ये वो वाला काम कर रहे हैं जो कि सबसे मुनासिब मुझे लग रहा है होम स्कूलिंग के हिसाब। अच्छा, मैंने ये भी देखा हमारे पास, क्योंकि हम ये सुनते रहते हैं, तो ऐसा भी होता है कि बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में जा रहे होते हैं और फिर पेरेंट्स जो है वो कहीं से इंस्पायर हो जाएंगे या वो देख लेंगे, किसी रिजल्ट्स देख लेंगे, वो अपने स्कूल से बच्चे उठा के उनको होम स्कूलिंग की तरफ ले आते हैं। या दूसरी एक्सट्रीम है कि होम स्कूलिंग कराते कराते उनको दोबारा स्कूल्स में भेज दें। किन किन चीज़ों का एक्सपोजर, चाहे आप स्कूल में हैं चाहे आप होम स्कूल कर रहे हैं, आपके बच्चे को ज़रूर मिल जाना चाहिए और डेफिनेटली किन एक्सपोजर से बचाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इर्द गिर्द जो माहौल में कभी कभी चैलेंजेस आते हैं और ख़ासतौर पर बच्चों से रिलेटेड आते हैं, उसमें हम ये भी देखते हैं कि एक बैटल है, एक जंग है कि बच्चे को स्कूल डाला जाए या उसको होम स्कूल किया जाए। ऐसे मौके पे मुझे वो हदीस याद आती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बच्चा फितरत पे पैदा होता है और उसके वालिदैन हैं जो उसको दीन देते हैं, यानी बच्चे तो उसी नेचुरल तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं। अब हम उनके लिए क्या फ़ैसले करते हैं, वहाँ से बहुत सा फ़र्क आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे होम स्कूलिंग पे, क्यों कि होम स्कूलिंग एक ऐसा सफ़र है जिसमें बच्चे अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं और ये ऐसा सफ़र है जिसमें वालिदैन भी सेल्फ डिस्कवरी के साथ चल रहे हैं। उनको बहुत सी बातें उस पूरे प्रोसेस में समझ आती हैं और बहुत ही एक अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क भी होते हैं उन माँओं के लिए जो घर बैठी सोच रही होती हैं कि शुड आई होम स्कूल और शुड आई पुट इन अ रेगुलर स्कूल। और फिर आपको पता है कि जो स्कूल जाने वाले हैं वो अपनी बातें करेंगे और जो होम स्कूलर्स हैं वो आपको इतनी खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे और फिर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या फ़ैसला करें। मैं ये चाहती हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करें इस टॉपिक के ऊपर और इस टॉपिक को करते हुए एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे समझें कि होम स्कूलिंग उसके क्या चैलेंजेस हैं और उसमें क्या बेनिफिट्स हैं। और हमें जब ये पता हो तो जहाँ हम फ़ायदों पे नज़र रखें, साथ साथ हम ये भी सोचते जाएं कि जो चैलेंजेस हैं, हाउ इक्विप्ड आई एम, और अगर मैं ये काम करना चाहती हूँ, इस मिशन पे जाना चाहती हूँ, तो फिर मुझे किस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चलना होगा। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर दो मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नबीला शकूर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नमल यूनिवर्सिटी में, एजुकेशनिस्ट हैं, और ये हमें वो पर्सपेक्टिव देंगी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है हमें क्या बताती है इस पूरे टॉपिक के बारे में। और साथ मेरे मौजूद हैं मदिया तारिक साहिबा जो कि दुबई से इस वक्त विज़िट कर रही हैं। इन्होंने CS पढ़ा हुआ है और उसके साथ साथ इन्होंने ये थ्रू आउट इनका कुरान का भी जर्नी है और वहाँ पर दुनिया के नाम से एक इदारा है होम स्कूलर्स का, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है उसमें ये शामिल हैं और अपने बच्चों को भी होम स्कूल कर रही हैं। तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव के साथ हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप दोनों को वेलकम करती हूँ। ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है और डिफ़िकल्ट एरिया है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हम होम स्कूलिंग की बात करते हैं तो आपका क्या ख़्याल है? मैं आपसे पूछूँगी नबीला कि जो एक होती है ट्रेडिशनल किस्म की स्कूलिंग और एक है कि जी हम होम स्कूल करें, तो इन दोनों के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं जब उनको देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या पेरेंट्स कंट्रोल करना चाह रहे हैं बच्चे को इसलिए होम स्कूल करते हैं, या ये कि ये एक इन इटसेल्फ एक विजन है जिसके साथ लेके चला जाता है? जी डॉक्टर कमल, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि होम स्कूलिंग और ट्रेडिशनल स्कूल में फ़र्क क्या है। ट्रेडिशनल स्कूल वो है जहाँ पे आपका एक पूरा एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आपकी डिफाइंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं कि कैसे पढ़ाना है, किस वक्त पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। होम स्कूलिंग की बात करें तो बेसिकली ये बिलीव ये करते हैं कि बच्चे को आपने इतनी देर बाउंड नहीं करना। 7-8 घंटे का स्पैन होता है ना, बच्चा स्कूल जाता है, तैयार होता है और एक ही एनवायरनमेंट में उसको डिसिप्लिन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ बैठना पड़ता है वहाँ पे और वो उन सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है।
ये मानते हैं कि आपका जो बच्चा है उसको उसकी पेस पे जो वो चाह रहा है, जितना वो चाह रहा है, जब वो चाह रहा है, उसको उस तरह पढ़ाया जाए। ठीक है। तो एनवायरनमेंट भी जो है वो डिफरेंट होगा। वहाँ पे एज सच कोई टीचिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती है। यहाँ पे डिफाइंड करिकुलम होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, डिसिप्लिन्ड होता है। यहाँ पे जो है वो बच्चे को उसकी पेस पे छोड़ दिया जाता है। तो दोनों चीज़ों को हम अब ये नहीं कह सकते कि क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों को अगर ऐसे तरीके से किया जाएगा तो ये भी उतना ही फायदेमंद है, और अगर सही तरीके से इसको किया जाएगा ये भी फायदेमंद है। ठीक है। लेकिन आपने ये देखना होता है कि जो इस चीज़ को आप जैसे जो कोई बच्चा है उसको जैसे आप पढ़ा रहे हैं, तो वो उससे कितना उसके अंदर अडेप्ट कर रहा है अपनी चीज़ों को, और कितना उसके साथ फेमिलियर हो गया है। इसमें एक रिसर्च थी, तो मैं उसका हवाला देना चाहूँगी कि उन्होंने एक बच्चा था जो प्री स्कूल में ही था, तो उसको उन्होंने कह दिया कि ही इज़ नॉट फिट फॉर स्कूल, और उसकी कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डिफाइन कर दी और उसको स्पेशल स्कूल की तरफ रेफर कर दिया। तो जो पेरेंट्स थे वो जाहिर है जब अपने बच्चे के बारे में ऐसा होता है तो वो डिनाइल में थे, तो उन्होंने उसकी होम स्कूलिंग शुरू कर दी। ठीक। और विद टाइम जब उसको, क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन मिलना शुरू हुई, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। वो बाद में अपने प्री स्कूल के बाद जब ही वॉज ऑल रेडी टू गो टू स्कूल, वो स्कूल में आ गया और नॉर्मल स्कूल में वो फिट इन हो गया। अब ये वही बच्चा था जो शुरू में जिसको स्कूल ने ही कह दिया था कि स्पेशल नीड्स के साथ है। तो ये तो एक बहुत अच्छी मिसाल है। इस तरह की हमें स्कूल्स में भी बहुत सी ऐसी मिसालें मिल जाती हैं। तो इन दोनों में फ़र्क भी है, इनके फ़ायदे भी हैं, इनके अपने भी नुकसानात हैं। फ़र्क ये होता है कि सिर्फ ज़रूरी ये होता है कि कौन करा रहा है और कैसे करा रहा है। अच्छा टीचर आपको जिस साल मिल जाता है ना, आपका बच्चा बहुत खुश हो जाता है। ठीक है। और वही बच्चा नेक्स्ट क्लास में अगर उसका टीचर के साथ उसकी नहीं हो रही बाउंडिंग, तो जाहिर है फिर वो सफ़र करेगा। यहीं से मेरा अगला सवाल आता है मदिया आपकी तरफ, कि आप मुझे ये बताएं कि जब हम स्कूल सिस्टम को देखते हैं ना, तो जो सिलेक्शन क्राइटेरियन फॉर टीचर्स अपेरेंटली हम कहते हैं कि जी बड़ा सख्त होता है। टीचर को जब आप देखते हैं उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस देखते हैं। अब हम होम स्कूलिंग पे सेटअप पे जब आते हैं तो वो एक बेचारी मासूम सी माँ है, कहीं पे उसने हांडी भी बनानी है और उसने लॉन्ड्री भी करनी है, उसने बाकी घर के काम भी करने हैं। कहीं पे वो एजुकेटेड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं भी है, और उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। वो सिर्फ अपने बच्चों को देख रही है और वो सोच रही है कि मैंने इनको कैसे मैनेज करना है, उनको डिसिप्लिन भी मैंने करना है, उनको मैंने ऑर्गेनाइज भी रखना है। तो उसके पास जब ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि टीचिंग की उसको एक्सपर्ट बनाती है, आपको लगता है कि वो अपने बच्चे को घर में रख के होम स्कूलिंग करके बहुत कुछ सिखा पाएगी? डॉक्टर कंवल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने जो ये टर्म यूज़ की ना, बेचारी मासूम सी माँ है और उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे आप ये बताएं कि जब बच्चा, हु टीचर्स द चाइल्ड टू टॉक, हु टीचर्स द चाइल्ड टू वॉक? अल्लाह ताला ने माँ के अंदर भी ना एक बिल्ट इन चीज़ रखी है, बच्चे की बेहतरी, मतलब टू वांट द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। नोबडी बट द मदर कैन डू दैट। और जहाँ आप कह रही हैं एक्सपीरियंस नहीं है एजुकेशन के अंदर, I'll counter that by saying, खुद पढ़ा है, if you have a good enough education base yourself, if you are open to learning all the time yourself, then homeschooling, at least the primary years, is not at all anything difficult. And before I go यानी कि further, शुरू के साल जो हम फिर इतने डिफिकल्ट नहीं होते पढ़ाने में। it's a, I mean, I don't want to oversimplify it, but it is a piece of cake. आप अपने बच्चे के साथ कनेक्शन रखें, आपकी आपस में बॉन्डिंग हो। एक बहुत बड़ा इशू जो होम स्कूल मॉम्स के साथ, they don't get time with their children, and I think we get a little, हमारा शायद उल्टा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टाइम मिल जाता है बच्चों के साथ, that it sometimes gets oh my god kind of thing. अच्छा, एक मैं थोड़ा सा, आपने जो डॉक्टर नबीला से सवाल पूछा था उस पे इनकी बात पे एक क्लैरिफिकेशन देना पसंद करूंगी। इनकी बहुत बातों से आई एग्री, बट जब इन्होंने कहा कि स्कूल स्ट्रक्चर्ड है, डिसिप्लिन्ड है, करिकुलम है और होम स्कूल में नहीं है, तो मैं आपको अपने डेकेड प्लस एक्सपीरियंस से और मेरे काम के साथ मैं आपको ये बताऊं कि कोई दो होम स्कूल एक जैसे नहीं है। और कोई लोग हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐसे हैं जो कंप्लीट करिकुलम फॉलो करते हैं, कंप्लीट उसी पेस पे चलते हैं जिसके ऊपर, बिकॉज अब दुनिया में इतनी होम स्कूल एसोसिएशंस हैं, वो लोग आपको करिकुलम प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग पिक एंड चूज करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ओपन अनस्कूल करते हैं। जैसे डॉक्टर नबीला ने कहा कि बच्चे की पेस पे छोड़ दिया, बच्चा जो लर्न करना चाहता है, बच्चा जैसे, तो यानी होम स्कूलिंग में भी कोई, अच्छा कुछ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जुनेहा में, वो कहते हैं आप लोग क्या करिकुलम देते हैं, आप लोग क्या, तो हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि ये हम करिकुलम नहीं देते आपको, वो आप होम स्कूल में आप
बगैर मतलब हाँ, जैसे स्कूल तो आप बच्चा भेज दें तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपने तरबियत करनी है घर पे। होम स्कूल के अंदर करिकुलम सेलेक्ट भी आपने करना है, उसको आगे लेके भी आपने चलना है, और अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा आपके बच्चे के साथ, स्कूल में तो ऑप्शन नहीं है, घर पे फिर आपको उसको छोड़ना है और आपको फिगर आउट करना है कि आपने अब बच्चे के साथ किस तरीके से सिखाना है। अच्छा, अभी जो आप बात कर रही हैं ना, आप जी। देखिए आपने भी सिर्फ मदर पे फोकस किया है, तो यहाँ पे मेरा अगला सवाल आ जाता है कि इज इट फेयर कि हम सिर्फ एक पेरेंट से, यूजुअली मदर होती है, उसी के ऊपर हम पूरा लोड डाल देते हैं कि जी उसने अपनी हर किस्म की एक्टिविटी को सेक्रीफाइस करना है। बिकॉज देखिए, जो एक मदर होती है जो जिसका बच्चा स्कूल जा रहा है, तो उसको बीच में ये भी टाइम मिल जाता है कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती है, वो अपने घर के बाकी काम कंप्लीट कर लेती है। फिर जब बच्चे आते हैं तो वो उसने अपनी चीज़ों को रैप अप किया होता है। अगर वो कोई प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ जाना चाह रही है, कोई पढ़ रही है, कोई जॉब कर रही है, वो भी मैनेज कर लेती है। लेकिन जो होम स्कूलिंग मॉम होती है, शी इज़ टोटली देयर फॉर हर किड्स ना। उसने तकरीबन हर वक्त अवेलेबल रहना है, कभी बच्चों के लिए रहना है, साथ ही उसने अपने कामों को भी मैनेज करना है। यानी उसकी जो ग्रोथ है प्रोफेशनल, वो अब उस एरिया में ज़्यादा हमें नज़र आती है कि वो वहीं पे लगी हुई है। तो माँ के साथ क्या नाइंसाफ़ी नहीं है कि यानी कि हस्बैंड को, फादर को कितना एंगेज होना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि भी एक माँ अकेली सब कुछ कर सकती है? नहीं, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। होम स्कूलिंग फैमिली जो है ना, वो एक फैमिली टीम एफर्ट है। द हस्बैंड हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड। वो किस लेवल पे और किस तरीके से इन्वॉल्व हो, दैट वो हर फैमिली अपनी अपनी फैसला खुद कर सकती है। बट अकेली माँ इसको प्रोजेक्ट सिर्फ अपने ऊपर लेके, आई थिंक दैट वुड बी डिफिकल्ट। कितना बेयर मिनिमम एक फादर को एंगेजमेंट ज़रूर रखनी चाहिए जब वो फैसला करता है कि जी अपनी वाइफ से कहता है कि जी मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को होम स्कूल करें और हम ना भेजें? एक तो ऑफ कोर्स बीइंग प्रेजेंट, आप लोगों ने हर चीज डिस्कशन के साथ करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं इसमें आपको। स्कूल टेक्स अ लॉट ऑफ डिसीजंस हमारे बच्चों के लिए, जो हम उन पे छोड़ देते हैं। जब आपने होम स्कूल करना है तो फिर पहले आप मियाँ बीवी बैठ के डिसाइड करेंगे, और आपको बीच में भी बार बार यू हैव टू गो बैक एंड सी के अब कैसा चल रहा है, क्या करना चाहिए। और ये ज्यादा जरा बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए इतना ज्यादा नहीं। एंड देन ऑफ कोर्स रिसोर्सेज। अब अगर मदर होम स्कूल कर रही है और वो जॉब नहीं कर रही, तो अगर कोई समझता है कि होम स्कूल में कोई रिसोर्सेज नहीं लगते, हाँ, तो मुझे ये बल्कि तो कई ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं, मतलब ख़वातीन मिलती हैं, वो जब कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ना, मतलब बाय प्रिंसिपल मुझे लगता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्कूल जाए या होम स्कूल करें, वो सिर्फ फीसें बचाना चाह रहे हैं। यानी वो मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे, वो मेरा ख्याल भी नहीं कर रहे, वो ये भी नहीं देख रहे कि मैं इतनी वेल इक्विप्ड हूँ। उनको ये कि जी फीसें बच जाएंगी, तुम घर बैठ के ना होम स्कूल करो। तो आपने जो रिसोर्सेज की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं? अच्छा देखिए, अगेन फैमिली टू फैमिली डिफर करेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको हर चीज आप खुद नहीं कर सकते हैं, आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। स्पेशली जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, आपको एक्टिविटीज में बच्चों को डालना पड़ेगा। एक जो मिथ है बहुत बड़ा होम स्कूलिंग के बारे में कि सोशलाइज एस्पेक्ट कहाँ गया, तो वो सोशलाइज एस्पेक्ट आता है जब माँ रेडी हो बच्चों को लेके जाने के लिए इवेंट्स। अब होम स्कूल हर जगह बहुत कॉमन हो चुका है। एक जब मैंने स्टार्ट किया था तब वो जमाना था कि पाकिस्तान में लोग हैरान होते थे कि हैं अब कब डालोगी बच्चों को स्कूल, अब कब डालोगी। अब वो जमाना गया, अब हम भी माशाल्लाह, बट एट द सेम टाइम एफर्ट करनी पड़ती है कि जहाँ कोई एक्टिविटी हो रही है वहां लेके जाए। और यूजुअली हर किसी को अपना घर भी चलाना है, जो एक्टिविटी हो रही है उसकी कोई ना कोई फीस होगी। और जितना आप स्पेशलाइज्ड कोई एक्टिविटी कराना चाहें, आप रोबोटिक्स कराना चाहते हैं, आप कोडिंग कराना चाहते हैं, आप जो ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। एक तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपकी फैमिली को और आपके बच्चे को अच्छे से सूट कर रही है, और दूसरा आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। एंड देन मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज इज पुटिंग रिसोर्सेज इन, बच्चों को नेचर में लेके जाएं। मतलब आप देखें ये स्कूल सिस्टम कब बना था, 150 साल पहले, 200 साल पहले दुनिया कैसे सीखती थी? अप्रेंटिसशिप थी, और नेचर में घरों में पल रहे होते थे, सारे काम फार्म्स पे लोग होते थे, सब कुछ होता था पूरी दुनिया में। ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमें गिफ्ट मिला हुआ है अंग्रेजों से, तो रॉकबी फेलर ने बनाया था 1903 में, एजुकेशन बोर्ड फंड किया था, और उसकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि आई डोंट वांट अ नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वांट अ नेशन ऑफ वर्कर्स। और उसकी बेस पे ये बना, और हम जो है वो इसको अंधाधुंध जो है इसके अंदर फॉलो कर रहे हैं। मैं जनरल ब्लैंकेट डिसअप्रूवल नहीं कर रही एजुकेशन सिस्टम का। डेफिनेटली हर एक के लिए होम स्कूल करना पॉसिबल नहीं है। इवन अगर मेरे बच्चे कहेंगे कि हमें स्कूल जाना है, तो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। ऑल आई एम सेइंग इज कि इसकी बेसिस जो है ना वो गलत थी, और हमने बगैर सोचे समझे अंधी-धुंध तकलीद शुरू कर दी है। और प्रोज एंड कॉन्स होम स्कूल में भी मिलेंगे, स्कूल सिस्टम में भी मिलेंगे,
बट एट द एंड ऑफ द डे इवन स्कूल गोइंग बच्चों को एक माँ ही है जो हम अपने पैराडाइम में जो हमारा एक दीन का है, आई डोंट थिंक अब स्कूल में हमें उस तरह से दीन की तालीम मिलती है। नहीं, हमारे पास अब बहुत से इस्लामिक स्कूल्स भी हैं जो कि ये काम कर Yes. रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी डॉक्टर नबीला कि मुझे ये बताइए कि जो सोशल डेवलपमेंट होती है, वो जो एक बच्चा जो स्कूल एनवायरनमेंट में जाता है और एक बच्चा जो होम स्कूलिंग करता है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं? डॉक्टर कमल, इसमें एक चीज़ ये देखने की होती है कि जहाँ पे भी, जैसे अभी ये भी बात करते हैं, जितनी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है ना, चाहे वो होम स्कूल हो चाहे वो आपके ट्रेडिशनल स्कूल्स हो, वो उसके असरात तो आपको नजर आएंगे। ठीक है। वो तो आपके आप जितने भी जहाँ पे भी होगा। अब सोशल इंटरेक्शंस में भी एक भरी हुई क्लास में आपको बहुत सी ऐसे बच्चे नजर आते हैं जो सोशली इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, जो शाय होते हैं, क्योंकि हर बच्चे की नेचर डिफरेंट है, हर बच्चे का सीखने का, पढ़ने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। इसी तरह से होम स्कूलिंग में भी दो चीज़ें नॉर्मल है ये बात कि वो या तो बच्चा, उसकी अपनी पर्सनालिटी हो गया, उसका अपना एप्टीट्यूड होगा कि या तो वो बहुत सोशली अवेयर होगा, सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, या सोशली वो थोड़ा सा जो है इनएक्टिव होगा। तो ये चीज़ तो दोनों में है, लेकिन हम ये नहीं फैक्ट डिनाई कर सकते कि बच्चा शुरू में एक कोलैबोरेटिव लर्निंग के साथ, एक अपने साथ पीयर ग्रुप के साथ सीखता है। वो आपके जैसे आप रोल मॉडलिंग जो होती है ना बच्चे के लिए, वो माँ बाप के लिए, माँ बाप से भी वो सीखता है। जैसे बोलता भी है तो वो बच्चा जो रिपीट कर रहा होता है, जो सुन रहा होता है, वो वही दोबारा बोल रहा होता है। स्कूल में एक बच्चा ऐसा है जो नहीं, जिसको लग रहा है कि नहीं हो रहा, वो दूसरे को जब करते हुए देखता है तो वो उसको कॉपी करना शुरू होता है और वो इनिशियली करना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से होम स्कूलिंग में भी आपको ये दोनों आपको मिलेंगी एक्सट्रीम्स, लेकिन हम बच्चों में ये देखते हैं कि छोटे बच्चे मिल के खेलना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, जैसे आप देखें पहला दिन हर बच्चे का मोस्टली आप देखें तो वो रोता हुआ स्कूल जाता है, उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन कुछ अरसे बाद जब उसकी छुट्टी होती है तो खुद पेरेंट्स से पूछ रहा होता है कि आज मैंने स्कूल नहीं जाना। यानी वो उसको एडेप्टिव जो स्ट्रेटजीज हैं वो ज्यादा उसकी हो जाती हैं। और अब हम अगर देखें तो हमारे स्कूल्स ने भी अपना पैटर्न बहुत हद तक बदल लिया। जो हम होम स्कूलर्स की एक्टिविटीज सुन रहे हैं वो हमारे स्कूल्स में भी है। मतलब हमारे स्कूल में भी बच्चों के मटेरियल्स ऐसे हैं, जैसे कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो बच्चे की इंडिविजुअल पेस पे उनको सिखा रहे होते हैं। एक ही क्लास में वो डिफरेंट लेवल के बच्चे बैठे हुए होते हैं, जिसमें छोटा बच्चा शायद अपनी एक ही क्लास के अंदर अपनी क्लास से जो अपनी उम्र से जो बड़े अगले लेवल पे बच्चा है वो उसके साथ मिलके काम कर रहा होता है। बिल्कुल सही। तो डिफरेंट स्कूल्स की डिफरेंट फिलॉसफीज है। ठीक है। तो इसमें जो सोशल इंटरेक्शन वाली जहाँ तक बात है उसमें भी बच्चा मुख्तलिफ है। और एक चीज जो लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे जब आप स्ट्रक्चर्ड स्कूल एनवायरनमेंट में जाते हैं वहां पे तो माँ को फिक्र नहीं, उसको पता है कि जी बच्चे ने रो धो के सीख लेना है कि सारा कुछ कि जी कैसे है। कहीं पे पेरेंट्स के अगर ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो उसकी सोशल ग्रोथ बहुत हो जाएगी, नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ बच्चा किसी तरीके से सीख लेगा। लेकिन एक होम स्कूलिंग बच्चा, एक तो माँ पढ़ी लिखी है, वो बहुत वेल इक्विप्ड है, वो होम स्कूल कर रही है, वो तो बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके मुख्तलिफ क्लब्स भी ज्वाइन कर रही है, बच्चों को कहीं लेकर भी जा रही है, वो सीख रही है। लेकिन एक एवरेज मदर जो है, अगर वो होम स्कूल भी कर रही है और उसको नहीं समझ आती या उसको क्या पता होना चाहिए कि कौन से सोशल स्किल्स जो हैं वो मैं अपने बच्चे में ज़रूर इनकलकेट करूँ, एज एन एजुकेशनिस्ट आप क्या एडवाइस करेंगी उसे? देखिए, हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी भी ये सिखाती है कि आपका खुद नॉलेजेबल होना इस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि आप अपने बच्चे को भी उतना ही सिखा सकते हैं। ठीक है। जब तक आपको ये ना पता चले कि आपके बच्चे की इस वक्त क्या उम्र है और इस वक्त वो क्या सीख सकता है और कितना सीख सकता है, माँ को इसका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। कि आपने किस जगह उसको लेके जाना है, किस टाइम पे आपने कहाँ लेके जाना है। अब हर कोई इस पे एक्सपर्ट नहीं होता। इसी तरह हर स्कूल भी शायद इतना नहीं होता। हर बच्चा एक ही स्कूल के अंदर आपके ऊपर ग्रेडिंग में एक एक्सट्रीम आ रही होती है और आपके पास कुछ बेल शेप होती है ना, आपके स्कैटर्ड होती है। इसी तरह होम स्कूलिंग में भी एक माँ के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है। और जब माँ की बात होती है तो माँ और बाप, मैं तो पेरेंट्स का दोनों का ही कहती हूँ कि दोनों की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अक्सर होता यह है कि या तो पेरेंट्स में से एक पेरेंट चाह रहा होता है कि होम स्कूलिंग हो और वो उसको ज़्यादा इनिशिएट भी कर रहा होता है, ज़्यादा वो चाह भी रहा होता है। तो जब आपने इसको बाय चॉइस ले लिया तो फिर जिम्मेदारी भी आपने उसकी ओन करनी है। फिर आपने उसको पूरा प्लान आउट करके, उस पर पूरा काम करके फिर आपने ये लेना है।
अच्छा, मैंने ये भी देखा हमारे पास, क्योंकि हम ये सुनते रहते हैं, तो ऐसा भी होता है कि बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में जा रहे होते हैं और फिर पेरेंट्स जो है वो कहीं से इंस्पायर हो जाएंगे या वो देख लेंगे, किसी रिजल्ट्स देख लेंगे, वो अपने स्कूल से बच्चे उठा के उनको होम स्कूलिंग की तरफ ले आते हैं। या दूसरी एक्सट्रीम है कि होम स्कूलिंग कराते कराते उनको दोबारा स्कूल्स में भेज दिया। अब ये जो कंफ्यूजन वाली स्टेट है ना, ये इन एनी केस, चाहे आप यहाँ से वहां लाएं या वहां से यहाँ, प्लानिंग के बगैर आ जाते हैं, तो ये तो आपके बच्चे को ये डैमेजिंग होगा ही। सो मच सो कि अगर आप स्कूल भी चेंज करते हैं तो आपके बच्चे को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो आपने ये चीजें जो ना, आप बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है स्कूल्स में भी भेजना भी, और यहाँ पे भी हर चीज़ को अपने बच्चे को देखते हुए और अपने वक्त को, अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज को देखते हुए डिसाइड करना है कि आया आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मदिया, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी बात हो रही थी कोलैबोरेटिव और पीयर बेस्ड लर्निंग की, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर एक मदर जानना चाहे कि मेरा बच्चा, मैं उसको होम स्कूल कर रही हूँ और मे बी मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसी भी बहुत ज़्यादा फैमिलीज नहीं है, अभी मैं इतना जानती नहीं हूँ, तो वो ये कोलैबोरेटिव और पीयर बेस्ड लर्निंग कैसे करवाएगी होम स्कूलिंग? नहीं, सो यू सी, बात कर रही थी नबीला, तो मैं यही सोच रही थी कि होम स्कूलिंग में भी सिक्लूडेड स्कूलिंग एक अलग चीज़ है। यू डू नीड टू फाइंड फैमिलीज, और आपको ये एक अपना ग्रुप, ये फिर एक कोई माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ज़्यादा वाली बात आ जाती है। मैंने भी जब होम स्कूलिंग स्टार्ट की तो द फर्स्ट स्टेप वाज कि मुझे कोई पता लगे कि कोई है जो और कर रहा है, कोई है जिससे मैं बात कर सकती हूँ, कोई है जिससे मैं सीख सकती हूँ, और मैं सीखने के बाद उनसे इंटरैक्ट कर सकती हूँ, अपने बच्चे इंटरैक्ट करवा सकती हूँ। इट्स काइंड ऑफ लर्निंग ऑन द जॉब। एंड देन हम लोग भी छोटे जब से बच्चे हों तब से हम लोग के एजुकेशन कोऑप्स होते हैं जिसमें सिमिलर एज बच्चे एंड प्लस उनके सिबलिंग्स, वो जो डिफरेंशियल लर्निंग की आप बात कर रही थी कि एक ही ग्रेड में डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चे आते हैं, वो हम सब कुछ होम स्कूल में होता है। बट यस, बिल्कुल अकेले एक्सक्लूडेड होम स्कूल करना शायद चैलेंजिंग हो, बिकॉज वो फिर बच्चे माँ से तंग, माँ जैसे बच्चे आपने एक और चीज मैं जानना चाहिए थी, जैसे आपने भी ये कहा ना कि आप दोनों ने बल्कि बात में ये कहा कि भी डिफरेंट तरह के भी आपको मॉडल्स मिलते हैं, जैसे स्कूलिंग के डिफरेंट मॉडल्स हैं, होम स्कूलिंग के भी डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो अब एक माँ जो है जो पहला कदम रख रही है, वो कैसे डिसाइड करेगी, यानी कोई पैरामीटर्स तो उसके पास हों कि अगर मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करूँ या इस ग्रुप को ज्वाइन करूँ या इन लोगों के साथ उठूँ बैठूँ, तो ये वो वाला काम कर रहे हैं जो कि सबसे मुनासिब मुझे लग रहा है होम स्कूलिंग के हिसाब से। मुझे लगता है कि ये आपको अपना पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पते होने चाहिए। मदर शुड बी अवेयर अबाउट हर ओन सेल्फ। और दूसरा ये कि आप हिट एंड ट्रायल, फर्स्ट स्टार्ट करने पे तो हिट एंड ट्रायल, और आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप बाउंड नहीं है ना, आपने किसी को उस तरह आंसर नहीं देना कि अच्छा ये वाली तुमने करिकुलम स्टार्ट किया था तो खत्म क्यों नहीं हुआ। आप देखें, आप एक ग्रुप ज्वाइन करें, आप उनके साथ करने की कोशिश करें। आपको लगता है आपकी वैल्यूज डिफरेंट है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप उनके साथ रहें, आप निकाल लें, आपके बच्चे का कोई नुकसान नहीं होगा। इट्स ओके। बच्चे, छोटे बच्चे तो इतने अडेप्टिव होते हैं, और जब माँ उनके साथ है और आपने उनको अपनी प्रायोरिटी, ऑफ कोर्स आपने उनको अपनी प्रायोरिटी बनाया है, और यू कैन चेंज। कोई भी आप फोकस एक चीज पे रहना जरूरी नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी गलत डायरेक्शन में चले गए हैं और आपको जब रियलाइज हो जाता है डायरेक्शन गलत है, तो यू टर्न ले लें, जरूरी नहीं कि एंड तक गलत ही जाते रहे। अच्छा, आपसे डॉक्टर नबीला, मैं ये जानना चाह रही थी कि होम स्कूलिंग करते हुए एक हमारा जो मेजर कंसर्न, वन ऑफ द मेजर कंसर्न होता है, वो ये होता है कि हम अपने बच्चे को हर तरह के बैड इन्फ्लुएंस से बचा लें फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। हम अपने बच्चे को एक्सपोजर ना दें, क्योंकि अगर हम वो एक्सपोजर देंगे, उनके कच्चे जहन होते हैं, वो बच्चे परेशान हो जाते हैं और फिर उनसे बहुत सारी चीज़ें वो मैनेज नहीं होती। मुझे ये बताइएगा कि क्या इसमें ये चीज़ तो नहीं आ जाती कि कभी कभी हम लैक ऑफ एक्सपोजर की तरफ चले जाते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर जो शायद हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। एजुकेशन साइकोलॉजी हमें क्या बताती है, किन किन चीज़ों का एक्सपोजर, चाहे आप स्कूल में हैं चाहे आप होम स्कूल कर रहे हैं, आपके बच्चे को ज़रूर मिल जाना चाहिए, और डेफिनेटली किन एक्सपोजर से बचाना चाहिए। इसमें डॉक्टर कमल बेसिकली जो होम स्कूलिंग शुरू करते हैं ना, उनका रीजन भी यही होता है कि वो कुछ सर्टेन वैल्यूज होती हैं जो स्पेसिफिकली अपने बच्चों को देना चाहते बिल्कुल, हैं। हाँ। वो जैसे मोस्टली जो बाहर होते हैं अपने, जैसे हम अगर देखें हम इस्लामी मुस्लिम मुल्क में, तो जो गैर मुस्लिम होंगे मुल्क में होंगे, तो वो वहाँ चाहेंगे कि उनका बच्चा जो है वो एक सर्टेन टाइप ऑफ एजुकेशन हासिल करे।
एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अब हम यहाँ पे भी अपने भी देखते हैं, पाकिस्तान में की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतनी कल्चरली डाइवर्सिफाइड हमारी जो सोसाइटी है उसमें हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, तो उसमें भी लोग थोड़ा सा होते हैं कि जो चीज़ें वो इर्द गिर्द देख रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं वो हमारे बच्चे कहीं उसका हिस्सा ना हो जाए। तो उसके लिए हमने बच्चों को, बेशक वो होम स्कूल भी हो या आप स्कूल्स में भी हो, उनको उस चीज़ से दूर रखना मसले का हल नहीं है। आपने उनको कैसे उससे डील करना है वो आपने उनको बताना है, क्योंकि लेकिन किस एज तक? देखिए ये तो एजुकेशन साइकोलॉजी हमें कहती है कि किसी हद तक हमें फिर भी बचाना है। हम ये नहीं कर सकते कि एक बिल्कुल जैसे आप देखें टीवी स्क्रीन है या बहुत सारा जो ऐसा मटेरियल स्क्रीन पे आ रहा है, हम कच्चे ज़हन में जब हम उनको वो एक्सपोजर देंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर असरात होंगे। तो हम किस चीज़ से उनको फिर भी बचाएं? शुरू के जो साल होते हैं ना, जैसे 5 से लेके 7-8 साल तक की जो उम्र होती है, ये वो टाइम है जब स्कूल में भी एक क्लास में 2-2 टीचर्स होते हैं। और ये इस वजह से होते हैं ताकि हर बच्चे के ऊपर नज़र रखी हुई हो, पता हो वो कैसी एक्टिविटीज़ कर रहा है। अगर वो कोई रिटन काम भी कर रहा है तो टीचर को पता हो कि वो ड्राइंग कैसी कर रहा है, वो लिख कैसा रहा है, वो सेंटेंसेस क्या बना रहा है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिससे उसके बारे में पता चलेगा। इसी तरीके से जब घर में भी ये एक्टिविटीज़ होंगी तो उनकी ये जो जर्नलिंग, पोर्टफोलियोज, ये मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्कूल्स में नॉर्मली ये होता है कि इस पूरे रिकॉर्ड को वो एक मेंटेन करते हैं, वो रखते हैं और आखिर में वो डिसाइड करते हैं कि इसको कहाँ प्लेस करना है। होम स्कूलर्स की एक और जो चीज़ है जो जिसको वो डिस्करेज करते हैं और वो किसी हद तक ठीक भी है, वो ग्रेडिंग सिस्टम को करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपने ये ग्रेड्स नहीं देने कि ये बच्चा इससे ज़्यादा अच्छा है या ये ए कैटेगरी के बच्चे हैं, ए ग्रेड में फॉल करते हैं, ये बी में करते हैं और ये सी में करते हैं। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपने बच्चे को असेस करना होता है कि वो उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि ये उन्हीं चीज़ों से होता है। तो आपने 7-8 साल की, चाहे वो स्कूल में हो या उधर हो, उसको इंडिविजुअल अटेंशन बच्चे को देनी होती है। उसको इनफरादी तौर पे आपने देखना होता है कि वो क्या देख रहा है, क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, चाहे वो स्कूल्स हो या इधर हो। लेकिन आप उसको बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते। मसलन अक्सर जब गैदरिंग्स होती हैं, या हमने ये भी देखा कि कुछ सोशल, ये आम मैं बात कर रही हूँ कि जब पार्क्स में जाते हैं तो माएँ मना करती हैं बच्चों को कि आपने जाके नहीं खेलना या आपने कोई बात किसी से नहीं करनी। तो ये आप बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते उनको, आप उनको बताते हैं। एज अप्रोप्रिएट थोड़ा सा एक्सपोजर जो है ना वो बच्चों को देते रहना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अभी हम ये जो बात कर रहे हैं कि जब स्कूल एनवायरनमेंट होती है उसमें तो क्लास 1 से भी एग्जाम शुरू हो जाते हैं और बच्चों को एक कम्पिटिटिव सेंस दे दी जाती है। कभी कभी वो कुछ बच्चों के लिए शायद हेल्दी हो गए, वो ग्रो करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए वो डिस्करेजिंग हो जाती है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हमें कम्पिटिटिव सेंस बच्चों में इंस्टिल करनी है किसी लेवल पे कि बच्चों को पता हो कि हमने आगे बढ़ना है और हमारे अंदर एक ये सेंस होना चाहिए कि हम अपने आप को मोटिवेटेड भी रखें और डेवलप भी करें। होम स्कूलिंग करते हुए एक मदर जो होती है वो कैसे अपने बच्चे के अंदर एक हेल्दी कम्पिटिटिव सेंस जो है वो डेवलप कर सकती है? डॉक्टर कंवल, आपने खुद कहा ना कि जब यंग एज में बच्चों के साथ आप इस तरह का देते हैं तो सम चिल्ड्रन थ्राइव और कुछ बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एक तो अगेन नो टू होम स्कूल्स आर अलाइक, लेकिन दूसरा ये कि छोटे होते में आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। उसकी पेस पे चलते हुए आपको एज अ मदर यू कैन क्लियरली टेल कि बच्चा किस लेवल पे है, किस लेवल पे नहीं है, अनलेस द मदर इज बायस्ड। आप होम स्कूल कर नहीं सकते अगर आपने डिनाइल में रहना है अबाउट एनीथिंग। प्रॉब्लम्स आएंगे, बच्चे की कोई वीकनेसेस होंगी, कोई स्ट्रेंथ्स होंगी। आप स्ट्रेंथ्स को डेवलप करें और आप वीकनेसेस पे काम करें। ये तो इंडिविजुअली आप हस्बैंड वाइफ मिलकर कर सकते हैं। आप किसी फ्रेंड के साथ अगर बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं उनके साथ कर सकते हैं। आपने होम स्कूलिंग में भी अगर किसी ट्यूटर को हायर किया हुआ है, किसी टीचर को कोई सब्जेक्ट ऑफ सोर्स किया हुआ है कि आप वो पढ़ा दें, उनके साथ मिलकर आप कर सकते हैं। तो जूनियर ग्रेड्स के अंदर, जूनियर ईयर्स के अंदर हम एक्चुअली ग्रेड्स तो लोग शायद फॉलो कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। तो आप उसको यू कैन जस्ट लेट इट बी। बच्चे का कॉन्फिडेंस खुद ही डेवलप हो जाता है अपनी एबिलिटीज के अंदर। डॉक्टर ये मैं जानना चाह रही थी सोशल स्किल से रिलेटेड एक और चीज डॉक्टर नबीला आपसे कि कभी कभी ऐसा फील होता है, जो मैंने खुद भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है, क्योंकि होम स्कूलर्स का एक डिफरेंट एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो बच्चे जाते हैं, डिफरेंट तरीके से सीख रहे हैं, और जो बाकी स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं उनका एक और तरह का माइंडसेट भी बन जाता है कि उन्होंने एक बड़ी फुल हर हाल में, हर तरह की, दिल चाहे ना चाहे, एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में जाना है। लेकिन अगर ऐसी एनवायरनमेंट में जब कोई होम स्कूलर आ जाता है
तो वो ना डिफरेंट महसूस करता है अपने आप को। तो उसको हम कैसे वो एडजस्ट करवा सकते हैं कि अगर उसने अपने आप को एडजस्ट करना है उस माहौल में, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट। तो आपको लगता है कि उसको मतलब कभी कभी कोई और लोग ऑड वन आउट फीलिंग दे सकते हैं? जैसे ये कि अगर बहुत सारे होम स्कूलर बैठे हों तो एक स्कूल जाने वाली माँ को और बच्चे को ऑड वन आउट की फीलिंग दी जाती है। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम इंटीग्रेटिव तरीके से रहें कि जो भी अपने बच्चे के लिए कोई डिसीजन ले रहा है हम उसको वेलकम भी करें। बच्चे भी अगर डिफरेंट एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये पता हो कि हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देनी है और एक दूसरे को स्पेस भी देनी है एडजस्ट होने की। डॉक्टर कमल, जब यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि वो हम्म। प्रोफेशनल एजुकेशन होती है उस वक्त, तो उस वक्त होम स्कूलर्स भी और दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी हमारे पास आ रहे होते हैं। तो एक डिफरेंस उस वक्त हम ज़रूर देखते हैं कि जैसे हमारी एक स्ट्रेच में बच्चों के लिए बैठना होम स्कूलर्स के लिए और एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में स्विच करना और वो एक टाइम टेबल को फॉलो करना उनके लिए थोड़ा सा होता है, उनके लिए वो उसमें उनके लिए चैलेंजिंग होता है। वो इसलिए क्योंकि होम स्कूलिंग ना जैसे अभी बताया भी मदीहा ने कि वो फ्लेक्सिबल है। आप उसमें आप कोई काम अगर आज आपने 8 बजे प्लान किया तो आप उसको 10 बजे कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में यूनिवर्सिटीज़ में फिर ऐसा नहीं होता। तो वो थोड़ा सा उनके लिए टाइम टेकिंग होता है। हमें शुरू में उनको बिठाना, उनको इन बिटवीन ब्रेक्स देनी पड़ती हैं। वो हमें इस चीज़ का, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे वो एक्सप्रेस भी कर रहे होते हैं, वो बता भी रहे होते हैं हमें, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि उनको टाइम लगेगा। लेकिन उस ऐसा नहीं है कि वो उसमें से ओवरकम नहीं करते, वो विद टाइम थोड़ा सा उनका स्पैन बढ़ते बढ़ते जो है वो ठीक हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम अपने जो बच्चे हैं उनको बहुत फैसिनेट करता है बच्चों को, जब वो ऐसे बच्चों से मिलते हैं होम स्कूलिंग वाले से, तो उनको ऐसे लगता है बच्चों को कि शायद ये तो पढ़ ही नहीं रहे, ये तो स्कूल ही नहीं जा रहे और इनका तो ये उनका मिथ है। हमने जब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन टेस्ट हुए तो अमेजिंगली जो बच्चे होम स्कूल थे उनके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आए जितने ट्रेडिशनल स्कूल्स के। हमने जब टास्क्स दिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए, असाइनमेंट्स दिए, तो इन्होंने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा अच्छे तरीके से किया। तो इसमें सिर्फ जो चीज़ जो दोनों में फ़र्क करती है ना कि आपने अपने बच्चे को, चाहे वो क्लास के अंदर है या एज अ माँ, कितना समझ लिया और उसको कैसे आपने ट्रेन किया। आपकी तालीम तो एक इम्पैक्ट डालती है ना, आपने उस बच्चे को कितना अच्छा जाना है और उसको क्या कराना है, ये ज़्यादा इसका अहमियत है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। यही से एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी। देखिए, जो होम स्कूल बच्चा है ना, वो उसको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलती है, ठीक है, वो अपने डिफरेंट क्लब्स में जाता है, लेकिन वहाँ पे भी वो बच्चे आ रहे हैं जो कि उनकी मदर्स भी उनको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे रही हैं, एक वैल्यू सिस्टम दे रही हैं और उस वैल्यू सिस्टम के मुताबिक वो अपने बच्चों को आगे लेके भी चल रही हैं और उसके साथ साथ उनकी ग्रोथ भी करवा रही हैं। अच्छा, अब एक बच्चा जो स्कूल सिस्टम में जा रहा है वो तो बहुत सी चैलेंजिंग सिचुएशंस को देख रहा है, बुलीज को देख रहा है, बैड लैंग्वेज है, उसके घर वाले बता रहे हैं बैड लैंग्वेज नहीं यूज करनी, ठीक है, बहुत से बच्चे बह भी जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो उनको देख के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो सीखना शुरू कर देते हैं कि जी इन बिहेवियर से मैंने कैसे कोप करना है, कैसे डील करना है, जहाँ पे ये गलत चीज़ें हो रही हैं लेकिन मेरा घर एक सिस्टम दे रहा है मुझे। तो मैं एक तो ये जानना चाहूँगी कि एक बच्चा जो कि काफ़ी प्रोटेक्टेड रहा है एक एनवायरनमेंट में, और अब जब वो एकदम ऐसी एनवायरनमेंट में फिर आ जाता है जहाँ पर वैल्यू सिस्टम के बगैर वाले ढेर सारे बच्चे हैं और ढेर सारी वो एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं, वो कैसे एडजस्ट होगा? देखिए, जब बच्चे ही आते हैं, वैसे भी अगर हम स्कूल कॉलेजेस, डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट जैसे होती है ना सिस्टम्स होते हैं, उन डिफरेंट सिस्टम्स में से भी जब यूनिवर्सिटी पे या ऐसी जगह पे जब ये सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे लाइक माइंडेड जितने बच्चे होते हैं ना, उनके अपने ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त हम उनको देख लेते हैं कि ये एक ग्रुप जो है ये एक जैसे बच्चों का ग्रुप है। अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि वो खुद आइडेंटिफाई, कुछ बच्चे तो बहुत अपनी कर लेते हैं और वो हो जाते हैं, कुछ वाक़ईतन चाहे वो दूसरी यूनिवर्सिटी से हो या होम स्कूल से हो, वो लेफ्ट आउट फील करते हैं, या तो वो अकेला बैठना शुरू कर देते हैं, उनको अपने जैसे, क्योंकि उनको इतनी आदत हो चुकी होती है कि अपने जैसे लोगों में रहने की और अपनी तरह की एक्टिविटीज़ करने की, कि वो शुरू में उनको टाइम लगता है। तो या तो ऐसे बच्चे शुरू से ही वो सिर्फ अपना पढ़ाई में और को करिकुलर एक्टिविटीज में इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, या वो फिर ओवरकम कर लेते हैं, सीख लेते। तो इसमें बेसिकली हमने ना, जब बच्चों को, चाहे हमने होम स्कूलिंग भी कर रहे हो ना, तो जब हमने कोई काम शुरू करना होता है तो उससे पहले हम अपना कोई टारगेट या गोल सेटिंग कर लेते हैं। तो उसमें सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि जो हमें चैलेंजेस
हमें पॉसिबल चैलेंजेस हैं, तो उसको उनसे पहले ही हमने बच्चों को तैयार कर लेना होता है। जैसे मैं बहुत से होम स्कूलर्स को जानती हूँ जिनकी फुल डे एक्टिविटीज़ होती हैं, 2-2 3-3 दिन प्लान्ड होते हैं, जिसमें वो बच्चे डिफरेंट कम्युनिटीज से आए हुए होते हैं, साथ करते हैं, जैसे रीडिंग क्लब्स हैं, साइंस क्लब्स हैं, उनकी कुकिंग क्लासेस हो रही होती हैं। तो वहाँ पे जितने सोशल एक्सपोजर्स बच्चों को दिए जाएंगे, चाहे वो होम स्कूलर्स हों या ट्रेडिशनल स्कूल्स वाले बच्चे हों, उतनी ज़्यादा ब्लेंडिंग अच्छी हो जाती है बच्चों की। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपसे प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको देना चाह रही हूँ मदिया। अब एक 9 साल का बच्चा है जो कि होम स्कूल था और 3 साल तक वो होम स्कूल रहा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ रही हैं कि ही इज़ रिफ्यूजिंग, घर में वो पढ़ नहीं रहा, तंग कर रहा है, लेसन प्लान जो भी पेरेंट्स दे रहे हैं वो नहीं कर पा रहा। अब ऐसा बच्चा जो है होता है, अब वो पेरेंट एक परेशान है। ऐसे पेरेंट अपना क्या चेक करे कि भी मेरी पेरेंटिंग में कोई चैलेंज है, या मैं उसे कोई स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा, या मुझे इस बच्चे को स्कूल में डाल देना है, या ये कि मुझे कोई किसी और होम स्कूलर के साथ डिस्कस करके फैसला करना है कि वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। अगेन थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। थिंग इज, अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो सबसे पहले तो बी क्यूरियस, ये क्यों है, ट्राई टू गो टू द बेस ऑफ द मैटर। एक 9 साल का बच्चा आई थिंक डेवलपमेंटली बड़ा अप्रोप्रिएट है कि कभी वो आपकी बात ना माने, एंड इट्स ओके। वो डिपेंड करता है कितनी देर के लिए ये सिचुएशन चल रही है। उसके बाद इट्स ओके टू चेंज वेज। आप लोग अभी पहले बात कर रहे थे और मुझे बड़ा एंजॉय कर रही हूँ इस बात को कि दिस इज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन के एक तरफ स्कूल है और एक तरफ होम स्कूल है। अब मेरे ख्याल है हमारा एक तरफ स्कूल है और फिर कई तरीके के होम स्कूल है, हर तरीके का डिफरेंट हिसाब है। उसमें अगर बच्चे को जाना है वापस स्कूल भी, अगर पेरेंट ये सोच रहा है कि मेरे बच्चे को वो एक्सपोजर चाहिए, और बच्चे ने अगर एक्सप्लिसिटली कह दिया है, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। इट्स ओके, आप उसको लेट हिम ट्राई स्कूल, अगर आपको लगता है कि वो उसका सोल्यूशन है। सिस्टम भी बहुत टाइप्स के हैं, जिस तरह से होम स्कूलिंग सिस्टम इट्स वंडरफुल, एग्जैक्टली, कि अब चेंज हो गए हैं कि स्कूल्स भी बहुत अच्छे अडेप्ट करना शुरू हो गए हैं। बहुत एग्जांपल्स मुझे यहाँ पे पता लग रही हैं कि लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी एफर्ट्स की हैं, बल्कि माय ओन नेफ्यू, उसको भाभी जो है वो निकाल के ट्रेडिशनल स्कूल से किस तरह के डिफरेंट स्कूल में अब डाल रही है, बिकॉज ट्रेडिशनल स्कूल में टीचर्स कोप नहीं कर पा रही हूँ, बच्चा अपना काम खत्म कर देता है, उसके बाद लेकिन आप देखिए किसी भी स्कूल सिस्टम में अगर 4 बच्चे नहीं कोप कर पा रहे हैं तो वहां पे 10-12 बच्चे नजर आते हैं जो बहुत अच्छा कोप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से, जैसे हम होम स्कूलिंग को लेबल नहीं कर सकते, ना ही हम किसी स्कूल सिस्टम को लेबल आई हैव ऑलवेज बीन ओपन, आई हैव नेवर बीन एंटी स्कूल सिस्टम। मैंने तो स्टार्ट ही ऐसे किया था कि मैं तो स्कूल ही ढूंढ रही थी, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि कभी स्कूल नहीं जाना चाहिए, कभी कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जो एक मदर होती है, जैसे एक मदर, मैं एक्चुअली जो कंपैरिजन दे रही हूँ इसलिए नहीं कि मैं ये प्रूव करना चाह रही हूँ कि स्कूल सिस्टम अच्छा है या होम स्कूलिंग अच्छा है। मैं ये चाह रही हूँ कि जो स्कूल जाने वाली, भेजने वाली मदर्स हैं, वो भी अगर सोचना चाहती हैं तो उनको प्रैक्टिकली पता हो, और जो होम स्कूल करने वाले हैं वो भी दूसरा पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। यानी दोनों के पर्सपेक्टिव जो हैं उनमें चैलेंजेस हमें नजर आते हैं और उनमें हमें फायदे भी नजर आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे एक बच्चे को माँ स्कूल भेजती है और उसको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, बच्चे से थोड़ी देर के लिए डिटैच होती है तो अपने आप को सेटल करती है, अपनी इमोशनल रेगुलेशन करती है, और फिर जब बच्चा आता है तो हाय मेरा बच्चा प्यारा कह के मिलती है। अब अगर एक माँ जो लगातार अपने बच्चों को होम स्कूल कर रही है, और यूजुअली एक को नहीं करती, बहुत सारे मल्टीपल बच्चे जिनको कर रही होती हैं, अब बर्नआउट भी होता है, गुस्सा भी आता है, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस भी होते हैं, तो आप उस माँ को क्या एडवाइस करेंगी कि वो अपनी इमोशनल रेगुलेशन कैसे करे, और अपना गुस्सा, अगर उसको आता ही गुस्सा ज्यादा है तो फिर वो क्या करे? बस तो ये बात वही अगेन माँ की अपनी डेवलपमेंट से शुरू होती है। आपने सबसे पहला काम अपने ऊपर करना है, जैसे तरबियत बच्चे को देने के लिए सबसे पहले आपने अपने ऊपर काम करना है। इसी तरह आप अगर होम स्कूल में कर रहे हैं तो यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। आपको साथ साथ ये सब सीखना पड़ेगा, इमोशंस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे डॉक्टर नबीला ने बात की थी कि कौन सा स्टेज है, मेरा बच्चा किस तरह एक्ट कर सकता है और मुझे किस तरह रिएक्ट करना है, चाइल्ड साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। मैंने मेरे ख्याल है जितना बच्चों को पढ़ाया उससे ज्यादा खुद पढ़ने की कोशिश की है इन सब चीजों के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि आप एक दफा सीख लेते हैं तो यू परफेक्शनिस्ट, आप यू फॉल एंड देन यू राइज अगेन। आपके चैलेंजेस आते हैं, आपको उनका एक्सेप्ट करना पड़ता है। कभी कभी आप मिस्टेक, आपसे गलत तरीके से हैंडल हो जाती है सिचुएशन, क्योंकि बच्चे हैं, वो कोई एंजल तो है नहीं कि आपने जो कह दिया उन्होंने कर लिया। बैकलैश होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कभी आप उसको हैंडल कर सकते हैं, कभी आप उस पर यू फॉल स्टम्बल, तो उसमें फिर आप वापस आते हैं, यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, आप मिल के फिर अगेन स्टार्ट अगेन, जैसे जिंदगी में हमारे साथ होता है।
अल्लाह ताला को फॉलो करने में हमारे साथ जैसे एक जर्नी है, उसी तरह होम स्कूल इज अ जर्नी, इज अ नेचुरल जर्नी लाइक द जर्नी ऑफ लाइफ। हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने अपने बच्चे को होम स्कूल करना शुरू कर दिया है बस लाइफ इज परफेक्ट, अब तो कोई मसला आएगा ही नहीं, अब तो सब कुछ बेड ऑफ रोजेस हो गया है, नहीं। और इसी तरह आई थिंक स्कूल गोइंग मॉम्स भी यही कहती होंगी कि देयर आर चैलेंजेस, तो चैलेंजेस हर जगह। और आप लोग जो पहले बात कर रहे थे ना अबाउट स्कूल गोइंग एंड होम स्कूल किड्स की इंटरेक्शन या उनका थोड़ा ऑकवर्ड, अगेन मेरे ख्याल है वही फिर एंड पे आके आप दुआ करें बहुत ज्यादा अल्लाह से, और माँ ने कितनी एफर्ट की है विद अल्लाह's हेल्प। मेरे सब बच्चों के स्कूल गोइंग फ्रेंड्स भी हैं और होम स्कूल फ्रेंड्स भी। हमारे होम स्कूल सर्कल के अंदर कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें स्कूल गोइंग किड्स भी आ रहे होते हैं, बहुत अच्छी इंटरेक्शन होती है। किसी कभी और जो प्रॉब्लम्स होनी होती हैं वो स्कूल गोइंग किड्स के सॉरी होम स्कूल किड्स के बीच में भी हो जाती हैं, बुलिंग भी, किसी को लेफ्ट आउट फील कराना भी, किसी का ये सारे जो डायनामिक्स होते हैं जो वो स्कूल में होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे थोड़े बच्चों से इंटरेक्ट हो रहा होता है ना, स्कूल के ये बात लेवल पे definitely, I can't- ह्यूज I can't एक्सपीरियंस disagree डेवलप with हो that, जाता है true. ना, वो उसका बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। I agree. अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर नबीला कि अगर एक मदर है 2-3 बच्चों को होम स्कूल कर रही है और एक बच्चा पीछे है, लैग कर रहा है, और वो स्ट्रगल कर रही है उसके साथ, वो नहीं उसको कोप कर पा रही, तो उसको किस वक्त ये फैसला कर लेना चाहिए कि मे बी मैं इस बच्चे को नहीं कर पा रही हूँ और इसको शायद मैं किसी स्कूल सिस्टम में भेज दूँ? क्योंकि खास तौर पे मैं बात करना चाहूंगी विद रेफरेंस टू एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, यानी जब भी हम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो वो रूटीन्स पे बहुत ज़्यादा उस पे आता है कि जितनी आपकी रूटीन सेट होती है, आपके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो होते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वो बहुत स्ट्रांगली डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो अब एक बच्चा जो स्कूल में जा रहा है तो वो तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें वो ऑटो पे सीख रहा है। जो बच्चा होम घर में है उसकी रूटीन्स तो हैं लेकिन वो डिफरेंट नेचर की हैं, वो फ्लेक्सिबल नेचर की हैं, वो नहीं अगर वो डेवलप कर पा रहा, तो ये सारा जो एक सिस्टम होता है इसको कैसे देखा जाएगा? होता ये है कि स्कूल्स में तो आपको एक ही क्लास को 4-5 टीचर्स डिफरेंट आ रहे होते हैं, या आपके स्पोर्ट्स टीचर होते हैं तो आपका फीडबैक 3-4 लोगों का आपको मिल जाता है, तो वो एक ही बच्चे को बहुत से लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जब होम स्कूलिंग की बात होती है तो यहाँ पे असेसमेंट्स और उसमें एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। होता ये है कि जब ये लोग सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जब ये क्लब करते हैं एक्टिविटीज़ को, तो वहाँ पे ये अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो उस वक्त तो डेफिनेटली जो माँ है उसने अपनी जो उसका जो भी उसको लग रहा है फीडबैक, वो दूसरों से भी उसका इनपुट लेती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो बार बार मैं यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता। 100%, इसी तरह हर 100%. मदर होम स्कूल भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। और इसमें कोई कबाहत नहीं है कि हम अपने बच्चों को होम स्कूलिंग के बजाय रेगुलर स्कूल्स में भेजें, और रेगुलर स्कूल वाले बच्चे अगर होम स्कूलिंग करें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बस फ़र्क ये है कि अगर आपको लगता है कि आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आप में सीखने की और बच्चे को सिखाने की सलाहियत है, दोनों चीज़ें हैं, तो फिर आप ज़रूर इसको करें। और अगर आप ऐसे आपको लगता है कि नहीं कर सकते, तो इसमें प्रोफेशनल हेल्प लेने में या ऐसे स्कूल्स में जो आपकी वैल्यूज़ पे बेस करते हैं उनको ढूंढ के उनमें बच्चा भेजना भी बिल्कुल ठीक है। और जहाँ पे ये बात है कि हर बच्चा मुख्तलिफ है, वो कोई बच्चा तो होम स्कूलिंग में बहुत अच्छा एडजस्ट हो जाएगा। स्पेशली यहाँ पे मैं बात करूँगी लड़कों और लड़कियों में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं तो उनको दोस्तें बनाना, दोस्तों के साथ बैठना, बातें करना बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। और जब वो ऐसे लोगों में, जैसे अभी मदिया भी जिक्र करी थी, जब वो ऐसी बच्चियों में मिलती हैं और उनको लगता है अच्छा ये बच्चे रोज़ साथ होते हैं, ये बच्चियाँ रोज़ पढ़ती भी साथ हैं, एक्टिव, तो उनका दिल चाहता है, तो वो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा वो अपने होम स्कूलिंग से उनको वो इतना अच्छा ना लग रहा हो, उसको दूसरी तरफ जाना चाह रहे हो, तो इसकी थर्ड पार्टी असेसमेंट जो होती है होम स्कूलिंग में वो ज़रूर करा लेनी चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए, और अपने बच्चे की उस प्रॉब्लम को देखते हुए फिर माँ बाप को फैसला भी ज़रूर अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे एज एन एजुकेशनिस्ट ये भी पूछना चाहूँगी कि मेरी हमेशा से पर्सनल फीलिंग ये है कि जब भी बात इस टॉपिक पे होती है तो होम स्कूलर्स हमेशा स्कूल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो ऐसी फीलिंग देते हैं कि जी आप अच्छे माँ बाप नहीं हैं कि आप बच्चे को कैद खाने टाइप वाले सिस्टम में भेज रहे हैं। अच्छा, और जो लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे होते हैं वो जब होम स्कूलर से मिलते हैं तो उनको लगता है तो जाहिल सी माँ है और ये तो कुछ भी नहीं करा रही होगी, इसको तो शायद कुछ पता ही नहीं होगा, इसको कुछ आता ही नहीं होगा। ये इस माहौल को कैसे ईज आउट किया जाए? आप एज एन एजुकेशनिस्ट हमें इस सिलसिले में क्या गाइडलाइन देंगी? डॉक्टर कमल, ये एक्सट्रीम्स दोनों तरफ हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो होम स्कूलर्स हैं बहुत से, मतलब अब तो ज़ाहिर है हर
हर तरह के होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि बच्चे का, वो कहते हैं, उनकी ये फिलॉसफी भी होती है कि जो आने में जाने में इतना टाइम लगता है, बच्चा 7-8 घंटे वहाँ बैठता है, तो वही चीज़ हम 4 से 5 घंटे में बच्चों को घर में सिखा लेते हैं। अच्छा, स्कूल्स वाले जो है वो कहते हैं कि नहीं, ये तो फिर बहुत मुश्किल काम है कि माँ और जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेगी, और फिर माँ के ऊपर सारा बोझ आ जाएगा या वालिद साहब पे आ जाएगा। तो ये दो एक्सट्रीम्स तो हमेशा एक क्रिटिसिज्म दोनों पे है एक दूसरे की तरफ से। लेकिन रियलिटी ये है कि आपको मसले मसाइल स्कूल्स में भी मिलते हैं, आपको वही प्रॉब्लम्स होम स्कूलिंग में भी मिलती है। ऐसा नहीं है आप 100% परफेक्शन, आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने अपने बच्चे को होम स्कूल किया है तो ये उसकी सक्सेस की जमानत है, ऐसा नहीं हो सकता। और आप अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज दें, वहाँ पे आपके 5 बच्चे जाएंगे तो उन 5 की कोई कामयाबी की जिम्मेदारी वो स्कूल भी नहीं लेता। बिल्कुल सही बात तो है। ये चीज़ है कि आपने ना अपने, बार बार मैं ये कहती हूँ कि जो भी डिसीजन लेना है ना, उसमें आपने बहुत सोच समझ के अपने बच्चे को बहुत ऑब्जर्व करना है, बहुत असेस करना है कि वो क्या चाहता है, वो किस एनवायरनमेंट में और अच्छी तरह आपके से, अंदर भी कितनी वो आपके अंदर। कैपेबिलिटी और है। आप देखिए, हर इंसान को पता है कि मैं अपने बच्चे के ऊपर मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं उसके साथ ये एक एड ऑन काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। दूसरा, आपने प्रायोरिटाइज करना है कि बच्चों की पढ़ाई के अलावा फिर आप और तो कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है, बीइंग एक इंसान होने के नाते आपको रेस्ट भी चाहिए, आपको अपने लिए टाइम भी चाहिए, और फिर आपने हर वक्त अपने बच्चे के लिए भी अवेलेबल रहना बिल्कुल है। सही बात है। तो ये चीजें, हर एक अपना जो प्लान है वो हर इंसान खुद ही बना के अपने बच्चे को जहन में रखते हुए लिया जा सकता है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं डॉक्टर कमल, जब बच्चे माएँ स्कूल भी जब ढूंढ रही होती है ना, तो वो बहुत से स्कूल्स विजिट करती हैं। वो बहुत से स्कूल्स इनिशियल ईयर्स में, आप देखें प्राइमरी के बाद, अपने प्री स्कूल के बाद वो बहुत से स्कूल्स भी चेंज कर रही होती हैं, ऐसे ही है। क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, क्योंकि वो चाह कुछ रहे होते हैं, स्कूल उनको कुछ दे रहा होता है। फिर आपको पता चलता है, और ऐसा भी हो रहा है अब कि आपके अगर 3 बच्चे हैं तो एक को आप साइंस स्कूल में भेज रहे होते हैं, एक को आप आर्ट स्कूल में भेज रहे होते हैं, आप अपने बच्चे को देख के उस टाइप के स्कूल्स में भेजते हैं। अच्छा मधिया, मैं आपसे एक जो लास्ट चीज पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा ना कि हम आउटसोर्स भी करते हैं होम स्कूलिंग में। अब जब जिसको आप आउटसोर्स कर रहे हैं, क्या आप होम स्कूलर्स ग्रुप में से ही लेते हैं किसी को जो एक्सपर्ट है, क्योंकि वो उस माइंडसेट को और उस स्टाइल को समझता है कि मैंने बच्चे को सेल्फ पेस्ड और हेल्दी लर्निंग की तरफ लेके जाना है। अगर आप टिपिकल टीचर्स ले रहे हैं तो क्या इस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो फिर उसी तरह से जबरदस्ती सख्ती से या उस तरह पढ़ाते हैं? हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि हमने आउटसोर्स किसके पास करना है? अगेन क्योंकि देखिए, सॉरी मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर एक होम स्कूलर मॉम आउटसोर्स करती है तो कहा जाता है कितनी अच्छी माँ है ना, होम स्कूल कर रही है और ये सब्जेक्ट उसे नहीं इतना अच्छा आता तो आउटसोर्स कर रही है। लेकिन अगर एक स्कूल भेजने वाली माँ शाम को आउटसोर्स करती है, ट्यूशन पे भेजती है, तो उसको क्रिटिसाइज कर दिया जाता है कि लो जी, सारा दिन अगर बच्चा पढ़ के आया है तो वो फिर क्यों भेज रही है किसी के पास। तो इस रेफरेंस से मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि वो जो क्राइटेरिया आउटसोर्स करने का है, क्योंकि जो होम स्कूलर्स का ग्रुप है वो ज़रा वो देखता है ना कि भी ज़्यादा पोटेंशियल वाला टीचर हो उस तरह हो, तो हमें ज़रा उस नज़र से पता चले कि हम कैसे डिसाइड करें। डॉक्टर कंवल, आपने भी रेफरेंस दिया पिछले सवाल का, तो मैं उसी के साथ लेके थोड़ा सा चलती हूँ। ये जो डिवीजन है ना, होम स्कूल मॉम्स एंड स्कूल गोइंग मॉम्स, अगर कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है ना, तो ये मैं पर्सनल इमेच्योरिटी और इनसिक्योरिटी बोलूंगी, दोनों साइड पे। आप बिल्कुल ओपन हो, आपके लिए ये चल रहा है एट वन पॉइंट इन लाइफ, दूसरे के लिए कुछ और चल रहा है, बी वेलकमिंग, कोलैबोरेट करें, उनको एक दूसरे को वेलकम करें, एक दूसरे के लिए कुछ आप बेहतर कर सकते हैं तो करें, एक दूसरे को जज करने की पता नहीं हमें क्यों जरूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। दूसरी चीज आप कह रही हैं टीचर्स को कैसे हम वेट करते हैं, कैसे जज करते हैं। हाँ, बहुत ऐसा भी है कि एक मदर होम स्कूल सर्कल में वो पहचान ली जाती है कि ये जो है ये हिस्ट्री की बड़ी एक्सपर्ट है, ये बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो हम उनको वो क्लासेस करती हैं, वो स्केड्यूल्स बनते हैं, सब कुछ होता है। किसी मदर का है जी ये साइंस में, किसी पर्टिकुलर साइंस में शी हैज़ अ गुड बैकग्राउंड, इनको बच्चों को पढ़ाना आता है, उनकी डील करना आता है, तो वो विद इन होम स्कूल ग्रुप भी बहुत टीचर्स हैं। और आउटसोर्स जब हम कर रहे होते हैं, जो आउटसाइड होम स्कूल ग्रुप होता है, तो वो रेगुलर टीचर्स होते हैं जो रेगुलर स्कूल गोइंग बच्चों को भी पढ़ाते हैं और आपके बच्चे को भी पढ़ाते हैं। कोई ऐसा स्टम्बलिंग ब्लॉक मैंने कभी देखा नहीं कि कोई होम स्कूल बच्चा और वो कहे कि फलाने टीचर ने मुझे पढ़ाया और मैं तो उनको फॉलो नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे की आपको एग्जांपल देती हूँ, जहाँ पे फील हो ना, आपको हम बात कर रहे थे होम स्कूल से स्कूल भेज दे, स्कूल से होम स्कूल, जहाँ पे आपको फील हो ना कि आपके और आपके बच्चे की रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेन आ गया है,
you take a step back. आपको कनेक्शन अपना स्ट्रांग रखना है. आप कहें ठीक है बेटा, अब आप टीचर्स से पढ़ें. My son for a brief period went to a learning center because मुझे ऐसे लग रहा था कि हमारी ना वो चपकलिश बहुत ज्यादा हो गई है. तो मैंने I took a step back. I was like, कोई मेरी अना की बात नहीं है, कोई मेरी ईगो की बात नहीं है कि बस मैंने ही सब कुछ करना है. He went, और वहां पे जो वो सेंटर था, इंटरेस्टिंगली बहुत सारे बच्चे स्कूल वाले आए हुए थे उधर करने के लिए. कुछ लोग होम स्कूल बैकग्राउंड से आते, कुछ लोग स्कूल बैकग्राउंड से. इसके टीचर्स couldn't tell कि ये पूरी जिंदगी होम स्कूल हुआ है. स्पेशली इसकी टीचर आई थी लैंग्वेज की ऑस्ट्रेलिया से. वो काफी बुजुर्ग खातून थी, वो पता नहीं कितने डेकेड से पढ़ा रही थी. उनसे बातों बातों में किसी दिन ऐसी जिक्र हुआ तो वो तो शॉक कि ये होम स्कूल बच्चा है. तो इंटीग्रेट कर जाते हैं बच्चे. यस, डेफिनेटली एक डिफरेंट नेचर का बच्चा होगा, मे बी चैलेंजेस आए, और कभी कभी आपको टीचर चेंज करने पड़ते हैं. ऐसा भी नहीं कि आपने बस पहली दफा कोई कर लिया तो वो आपके लिए वर्क करेगा. आप कुछ अर्सा टीचर के साथ ट्राई करें. स्कूल तो आपने भेज दिया तो आप टीचर चेंज नहीं कर सकते ना. स्कूल में तो टीचर वो है, और जैसे इन्होंने बात की थी कि टीचर अच्छा मिल जाए तो परफेक्शन, नहीं अच्छा मिले तो देन यू सफर. आई नो डॉक्टर्स जो कहते हैं कि मैं इस फील्ड में सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मेरी बायोलॉजी की टीचर बड़ी अच्छी थी. पीपल गो इनटू पर्टिकुलर फील्ड. आप अपने टीचर्स को करते हैं. होम स्कूल में आपको थोड़ी ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. टीचर तो आपको वही मिलेंगे जो आपको जो नहीं, लेकिन पूल अगर अवेलेबल है. होम स्कूल जो स्कूल जाने वाली मदर शाम को कहीं पढ़वा रही है, वो भी वो फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर सकती है, क्योंकि आप तो आउटसोर्सिंग वाली टीचर्स की बात कर 100% यूज कर सकती हैं. एंड व्हाई नॉट? जी बिल्कुल. व्हाई नॉट? किसी, मैं तो समझती हूँ जहाँ कोई जजमेंट की बात आती है ना, तो देन यू आर लाइक आप प्लीज अपने ऊपर काम कर लें. जजमेंट शुड बी केप्ट फॉर ओन सेल्फ. एंड अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि आप तो अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए फाइंड 70 एक्सक्यूजेस. ये हमें वो दिस इज अ कंप्लीट रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग कि हम किसी को भी किसी चीज पे जज करें. वी आर सपोज्ड टू बी हेल्पिंग अदर्स. अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि आप कोलैबोरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा. तो हम जजमेंट, दैट इज अ कंप्लीटली एंटी, इस्लाम के भी खिलाफ जाती है बात, मॉरल वैल्यूज हर चीज के खिलाफ जाती है. तो आपको कोलैबोरेट करना होता है एज अ होम स्कूल पेरेंट, एज अ स्कूल गोइंग पेरेंट. आई पर्सनली इवन हैव स्टूडेंट्स जो कि स्कूल जाते हैं, वो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं एक सेइंग पढ़ी थी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. उसमें था कि व्हेन पीपल आस्क मी अबाउट सोशलाइजेशन थिंग इन द होम स्कूल, आई आस्क देम अबाउट पीयर प्रेशर इन द स्कूल. यानी हमारा मसला ये बना हुआ है कि हम एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि जी मेरा सिस्टम बेहतर है और दूसरा सिस्टम बेहतर नहीं है. तो इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमें ये समझ आ जाए कि होम स्कूलर्स के भी चैलेंजेस हैं और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके भी चैलेंजेस हैं. जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, और इसी तरह से जो होम स्कूलर्स हैं वो भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं. ये हमारी पर्सनल चॉइस है, और इस पर्सनल चॉइस को करने के लिए हमें मशवरा करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखना है, अपने बच्चे को देखना है, और सबसे बढ़ के इस्तिखारा करना है और अल्लाह की मदद से जो भी फ़ैसला करना है. और कभी किसी दूसरे को फिंगर पॉइंट नहीं करना, ना लुक डाउन करना है कि ये स्कूल में क्यों पढ़ा रहा है, ये ज़ालिम माँ बाप हैं, और अगर ये होम स्कूल कर रहे हैं तो शायद निकम्मे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं. तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हम दुआ करें कि हमारे बच्चों के लिए अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसले करे. बहुत से स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत से होम स्कूलिंग ग्रुप्स भी बेहतरीन काम कर रहे हैं. तो हमारी दुआएं उन सब के साथ हैं. इजाज़त चाहती हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.